हेलो लर्नर्स, जैसे आप सभी जानते हैं हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं विटामिन ए विटामिन डी के बारे में और जनरल व्यू लिया था फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स का। अपनी इस वीडियो में हम विटामिन ई के बारे में बात करेंगे। विटामिन ई क्या है? विटामिन इज़ ऑल्सो ए फैट सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, तो फैट सोल्यूबल होने के साथ साथ इसमें क्या होगा, इसका जो ट्रांसपोर्ट होगा, इसका जो एब्जॉर्प्शन होगा और इसका जो यूटिलाइजेशन होगा वो विद द हेल्प ऑफ फैट्स होगा। ठीक है, विटामिन ई इज़ ए बेसिकली ए मोस्ट पोटेंट नेचुरली ओक्यूरिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट्स? एंटीऑक्सीडेंट्स एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम रेडिकल्स, फ्रॉम फ्री रेडिकल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड। फ्री रेडिकल्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? फ्री रेडिकल्स ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस होते हैं डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस में। ठीक है, वो हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो कि आपके फैट्स के साथ, आपके न्यूक्लिक एसिड्स के साथ, आपके कार्बोहाइड्रेट्स के साथ रिएक्ट करके उनको ऑक्सीडाइज कर देते हैं और वो डीनेचर हो जाते हैं या वो अपना काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं फ्री रेडिकल्स के। फ्री रेडिकल्स के अगर एग्जांपल की हम बात करें, फ्री रेडिकल्स क्या है? फ्री रेडिकल्स आर हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स। ओके, और एग्जांपल हम देखें तो एग्जांपल है सुप्रा ऑक्साइड, दैट इज़ H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सॉरी दिस इज़ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड सुप्रा ऑक्साइड इज़ O2 negative. This is superoxide, this is hydrogen peroxide. These are the examples of free radicals that oxidize fatty acids. And vitamin E is also known as anti-infertility vitamin. Anti-infertility vitamin क्यों उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनेड्स है ना, ऑफ गोनेड्स, जो हमारे गोनेड्स हैं, टेस्टिकल्स हैं, उनकी जो जर्मिनल एपिथेलियम है उसको प्रोटेक्ट करता है, तो इसको एंटी इनफर्टिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। ठीक, इन 1936 इवान एंड हिज एसोसिएट्स, उसके एसोसिएट्स ने क्या करा था, आइसोलेट करा था एक कंपाउंड को, जिसको कंपाउंड था विटामिन ई का, जिसको बाद में टोकोफिरोल्स का नाम दिया गया। ठीक है, और फर्दर स्टडीज़ के बाद टोटल अबाउट 8 वाइटामर्स ऑफ विटामिन ई पाए गए। ठीक, कितने? 8 वाइटामर्स ऑफ विटामिन ई का हमें पता लगा। टोकोफिरोल्स का मतलब क्या है? टोको मीन्स चाइल्ड बर्थ, फिरोस का मतलब हो गया टू बियर, किसी चीज़ को बियर करना, और ओल्स मतलब एल्कोहल। तो ये इसका ऐसे ही मीनिंग बन गया और इसको मिला के टोकोफिरोल्स कहा जाने लगा। ठीक, अभी आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ए टोकोफिरोल। विच टोकोफिरोल? दैट इज़ अल्फा टोकोफिरोल। मैंने कहा ना अभी 8 वाइटामर्स है, अल्फा टोकोफिरोल, बीटा टोकोफिरोल, गामा टोकोफिरोल्स, दिस आर द टाइप्स ऑफ टोकोफिरोल्स। ठीक, इनके इन पोजीशंस पे चेंज होने की वजह से टोकोफिरोल्स भी चेंज होते रहते हैं। ठीक है, दिस इज़ ए 6 हाइड्रोक्सीक्रोमेन रिंग, 6 हाइड्रोक्सीक्रोमेन रिंग विच इज़ आल्सो, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं टोकोल रिंग। और हर फैट सोल्यूबल के पास आइसोपिरिनोइड यूनिट्स होती है, तो दिस इज़ ए आइसोपिरिनोइड यूनिट। ये कौन सा टोकोफिरोल है? अल्फा टोकोफिरोल, दैट इज़ 5, 7, 8 ट्राई मेथाइल टोकोफिरोल। 5, 7 एंड 8, 5th, 7th और 8th पोजीशन पे मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ट्राई मेथाइल टोकोफिरोल। तो ये अल्फा टोकोफिरोल है। इसी तरह फर्दर 7 और टोकोफिरोल्स भी पाए जाते हैं। इसके पास जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी आती है वो किसकी वजह से आती है? दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है इसकी वजह से इसके पास एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी आती है। यही उन रिएक्शंस में, इन एंटीऑक्सीडेंटिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, एंड द मोस्ट एक्टिव टोकोफिरोल, मोस्ट एक्टिव विटामिन कौन सा है? यही मोस्ट एक्टिव विटामिन इज कौन सा है? अल्फा टोकोफिरोल, मोस्ट एक्टिव। ठीक, अच्छा, लिंक्ड विद लाइपोप्रोटीन्स, मतलब ये है विटामिन ई जो स्टोरेज फॉर्म होगी और जो उसकी ट्रांसपोर्ट फॉर्म होगी वो किसके साथ ट्रांसपोर्ट करेगा और स्टोर होगा? वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स के साथ या लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स के साथ। ठीक है, तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है और जो उसका स्टोरेज है वो किसके साथ लिंक है?
लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स या वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स के साथ, ठीक है। अच्छा, अभी हम सेलेनियम देखते हैं। सेलेनियम कैसे लिंक है विटामिन ई के साथ। एक एंजाइम है ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज, ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज, ये एक एंजाइम है। इस एंजाइम कंटेनिंग कौन सा होता है, सेलेनियम कंटेनिंग एंजाइम है। ये सेलेनियम कंटेनिंग एंजाइम सेम एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी देता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी लाइक विटामिन ई। सो क्या बात समझ में आई? ये बात समझ में आती है कि जो विटामिन, इफ देर इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई, दिस एंजाइम विल टेक द बर्डन ऑफ, किसका बर्डन ले लेगा, ये किसका बोझ ले लेगा, विटामिन ई का। यानी अगर विटामिन ई है तो ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज काम करेगा, और ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज नहीं है तो विटामिन ई है हमारे पास तो विटामिन ई काम करेगा। तो ये होता है, ठीक। अच्छा, हम एक चीज़ बताना भूल गए आपको, ये स्टोर कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले फैट सोल्यूबल है, लीवर में स्टोर होगा। दूसरा आपका एडिपोस टिश्यू में स्टोर होगा, एडिपोस टिश्यू। एंड थर्ड इज़ मसल्स में भी कुछ क्वांटिटी हल्की सी विटामिन ई की स्टोर रहती है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसके फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक। उसमें से कुछ फंक्शंस के बारे में, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। जैसे पहला फंक्शन, प्रोटेक्ट करता है, इट प्रोटेक्ट आरबीसी फ्रॉम हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसीज को बचाता है फ्रॉम H2O2 या सुपरा ऑक्साइड्स। जब हमारी ब्लड में सुपर ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है या हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है तो वो रिएक्ट करते हैं विद दी फैटी एसिड्स, विद दी फैटी एसिड्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। तो उससे रिएक्ट करने के बाद वो उसकी वॉल्स को कमज़ोर कर देते हैं, ठीक। वो कमज़ोर होती है तो क्या हो जाता है, हीमोलाइसिस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो विटामिन ई क्या करता है, हीमोलाइसिस से बचाता है, ठीक। इट एनहेंस द एक्टिविटी, किसकी एक्टिविटी को एनहांस करता है, बढ़ा देता है, गामा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड की एक्टिविटी को एनहांस करता है। और ये एसिड, ये एंजाइम किस में काम आता है, ये काम आता है हीम सिंथेसिस में। यानी जब हीम बन रहा होता है, हीम फॉर्मेशन की जब प्रोसेस चल रहा होता है तो उसमें ये एंजाइम काम आता है, गामा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड। और इसकी एक्टिविटी को कौन एनहांस कर रहा है, विटामिन ई। तो दो हीम से रिलेटेड आपके ब्लड फॉर्मेशन एंड ब्लड प्रोटेक्शन से रिलेटेड दो फंक्शंस आ गए। कितने इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ठीक ठीक। दूसरा, प्रिवेंट करता है विटामिन ए को एंड कैरोटीन्स को प्रिवेंट करता है फ्रॉम ऑक्सीडेशन। इसका काम ही ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करना है, तो ये विटामिन ए और कैरोटीन्स को भी प्रिवेंट कर रहा है, ठीक। साथ में एक बात और, ये विद विटामिन ए के साथ मिलकर, विटामिन सी के साथ मिलकर एंड बीटा कैरोटीन्स के साथ मिलकर क्या करता है, कैटारेक्ट होने से बचाता है। कैटारेक्ट क्या है, आंखों की प्रॉब्लम से आप जानते हो, ठीक है। तो कैटारेक्ट होने से बचाता है विटामिन ए, विटामिन सी और बीटा कैरोटीन के साथ मिलकर विटामिन ई कैटारेक्ट होने से हमें प्रिवेंट करता है, ठीक है। फोर्थ फंक्शन क्या है, रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, किसके थ्रू, रिड्यूसिंग ऑक्सीडेशन ऑफ लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। जब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ऑक्सीडाइज कर जाते हैं तो वो एक प्लेक बनाते हैं इन आवर वेसल्स, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, स्पेशली हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर प्लेक बनाने लगते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस, फॉर्मेशन ऑफ प्लेक इन आर्टरीज इन वेन्स इज नोन एज एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये उसके रिस्क को भी कम कर देता है, ठीक। पांचवा फंक्शन की अगर हम बात करें, फिफ्थ फंक्शन की, तो ये एब्जॉर्प्शन, ये ऑप्टिमल एब्जॉर्प्शन कराता है किसका, अमाइनो एसिड्स का, ऑप्टिमल एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक। छठा फंक्शन, सिक्स्थ फंक्शन इसका क्या है, प्रॉपर सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो इसके न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस में भी इसका काम है, अमाइनो एसिड के एब्जॉर्प्शन में इसका काम है, हीमोलाइसिस में हीम फॉर्मेशन में इसका काम है, ठीक। तो ये कितने सारे काम हैं, तो ये बात हो गई। अभी हम बात कर लेते हैं
ये सारे फंक्शंस हैं, और भी फंक्शंस हैं वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, या वो किसी न किसी हद तक किसी दूसरी चीज़ों से लिंक्ड है, ठीक। तो ये सारे फंक्शंस हो गए। अभी हम इसकी बात करते हैं आरडीए की। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस कितनी है? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस फॉर विटामिन ई, दैट इज़ फॉर मैन इट इज़ 10 mg और 15 इंटरनेशनल यूनिट। फॉर वुमेन इट इज़ 8 mg और 12 इंटरनेशनल यूनिट्स। अब प्रेग्नेंट लेडी के लिए इसकी थोड़ी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, डेट इज़ 10 mg यानी 15 इंटरनेशनल यूनिट्स। और लैक्टेटिंग वुमेन जो बच्चे को दूध पिला रही है, ठीक, उसके लिए कितनी होती है? 12 से 15 mg। तो ये कितनी बनती है? लगभग 18 से 22 इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक। सो हमें क्या यहाँ से 1 इंटरनेशनल यूनिट इज़ इक्वल टू 1 mg। अच्छा, ये जो रिक्वायरमेंट है ना, ये रिक्वायरमेंट अल्फ़ा टोकोफिरोल्स की है, अल्फ़ा टोकोफिरोल की, ठीक है ना। अल्फ़ा टोकोफिरोल अगर 10 mg लेंगे तो ये उसकी बात हो रही है। तो 1 mg ऑफ अल्फ़ा टोको इज़ इक्वल टू होता है 1.5 इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक। इसकी डेफिशिएंसी की बात करें, इसकी डेफिशिएंसी कोई सीवियर सिम्टम्स इसकी डेफिशिएंसी के हमें नहीं देखने को मिलते हैं, बट मैंने बताया था ये आरबीसी से रिलेटेड है। तो इजी डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, विटामिन ई की डेफिशिएंसी में क्या होता है? आसानी से हो जाने वाला डिस्ट्रक्शन, वॉल्स ऑफ द आरबीसी आसानी से टूटने लगती है, ऐसा देखा जाता है विटामिन ई की डेफिशिएंसी में, ठीक। टॉक्सिसिटी लीस्ट टॉक्सिक है, यहाँ तक के देखा गया है कि अगर हम इसकी 300 mg तक भी डेली ले लें, 300 mg, तो भी ये आपके लिए टॉक्सिक नहीं होता है, ठीक। तो इसका भी ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा भी ना लें, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में भी ले सकते, क्योंकि इसका काम क्या है? एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है इसके पास। इसके डाइटरी सोर्सेज देख लेते हैं। वीट चम ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, मीट, एग, मिल्क, ये सब चीज़ों में विटामिन ई अच्छी क्वांटिटी में होता है। बस इसका थोड़ा पकाने का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा बॉईल, बहुत ज़्यादा फ्राई ना करें किसी भी चीज़ को, उसकी वजह से उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होती हैं वो डाउन चली जाती हैं, ठीक है भाई। तो लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट, ठीक है। गुड बाय।